बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी स्टूडेंट किसी भी किस्म की स्टडी कर रहा हो, किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ख़्वा वो सीएसएस के हों या किसी और तरह के हों, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आकर रहता है वो ये कि बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए उसके पास उतना वक़्त अवेलेबल नहीं होता, उतना वक़्त मैसर नहीं होता जितना वो चाहता है। तो हर वक्त ये एस्पायरेंट्स हमारे सामने ये सवालात हमसे करते रहते हैं कि बेस्ट जो हमारे पास पॉसिबल स्टडी प्लान है वो क्या हो सकता है, और हम इस मौजूदा जो हमारे पास 24 घंटे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अक्सर उनसे एक बात ही कहता हूँ कि जो कुछ भी अवेलेबल है ये 24 घंटे हैं, हमारे पास कोई 25वां घंटा अवेलेबल नहीं है। लिहाजा आप ये नहीं समझ सकते कि जनाब जो भी आपके पास वक्त है उसके अलावा कोई और वक्त आपको मिल सकता है। जो कुछ भी करना है उनको इसी 24 घंटों के दौरान करना है। अब अगर आपने सीएसएस के लिए अपेयर होने का तहैया कर लिया है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको एक प्लेथोरा ऑफ बुक्स आपके सामने पड़ी हुई होंगे, आपके सामने बेशुमार नोट्स होंगे, आपके सामने बेशुमार आर्टिकल्स होंगे। आपने जो 12 सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी आपने करनी है, उन सब के सवालात को, उन सब के जवाबात को करने के लिए कोई एक किताब आप रेफ़र नहीं कर सकते, किसी एक सब्जेक्ट की जो है वो सिर्फ़ नोट्स रेफ़र नहीं कर सकते। लिहाज़ा इसके लिए तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना पड़ेगा कि अब आपका सामना जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में किताबों से होगा, बहुत सारी तादाद में आपको नोट्स देखने पड़ेंगे और उसके साथ-साथ नोट्स बनाने भी पड़ेंगे। लिहाज़ा जब आप मेंटली इस बात को तैयार हो जाते हैं करने के लिए, तो फिर अब आपके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज और सबसे बड़ा जो सवाल होता है, वो ये कि इन महदूद औक़ात के अंदर जो आपको अवेलेबल हैं, आप किस तरीके से इन तमाम कामों को सरअंजाम दे सकेंगे। आप ये सारी बातें सोच के एक लम्हे के लिए जब आप देखते हैं कि इतनी सारी किताबें हैं आपको करने के लिए, तो एक लम्हे के लिए आप बॉग डाउन हो जाते हैं। एक लम्हे के लिए आपको ऐसा लगता है कि अब ये काम जो है वो आपसे हो नहीं सकेगा। अमूमन जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि उनका तरीक़ेकार इस नौइयत का नहीं था कि वो आपको मुख्तलिफ़ किताबों से ज़्यादा किताबों को रेफ़र करके अपने स्टडीज़ को डिज़ाइन करने का सिखाते। लिहाज़ा अब जबकि आपके सामने एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम मौजूद हो और आपको जो है उसके लिए तैयारी करनी हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके लिए इस वक्त होता है वो किताबों से ज़्यादा नफ्सियाती होता है। नफ्सियाती तौर पर आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है आपको कि आप किस तरीके से पहले जो आप सिर्फ़ एक सिलेबस की किताब पढ़ते थे या कुछ नोट से आप अपना काम चला लिया करते थे, अब आपको जाना पड़ेगा उस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़कर मज़ीद आगे की तरफ, और अब आपको बहुत ज़्यादा जो है वो किताबें भी देखनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा नोट्स देखने भी पड़ेंगे। तो ये वो सिचुएशन है, ये वो मुश्किल है जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने एक बात जो रखता हूँ वो ये कि क्या हमें टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है या हमें अपनी पर्सनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यहाँ ये बात याद रखिएगा, जो अवेलेबल टाइम है वो तो है ही 24 घंटे, जैसे कि मैंने टाइटल में इसके लिखा कि कोई 25वां घंटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप टाइम को नहीं मैनेज करते। अब भैया आपको वक्त जो अवेलेबल है वही अवेलेबल रहेगा। ये दरअसल पर्सनल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम है कि अब आप अपनी पर्सनल मैनेजमेंट के ज़रिए इस महदूद वक्त के अंदर जो आपको मैसर है वो तमाम काम सर अंजाम दें जो कि आपको करने की ज़रूरत है। वो तमाम किताबें आपको कंसल्ट इन्हीं वक्तों में करना है, इसी में से वक्त निकाल कर आपको करना है। तो ये सबसे पहले जो आपको जहन में बिठा लेने की ज़रूरत है, दिस इज़ नॉट व्हाट वी कॉल टाइम मैनेजमेंट बट इट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट। आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर से वो कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जिसके नतीजे में आप वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं और उसका ज़्यादा बेनिफिट हासिल नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले आप ये बात देख लीजिए। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये कि टाइम की ये जो मैनेजमेंट है, ये आपकी अपनी जो ये मैनेजमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगी टाइम की या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इससे मेरी क्या मुराद है, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि जब हम किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या उसका डिसीजन ले रहे होते हैं,
तो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ देखने में ये आया है कि हम जब अपनी 14 साल की जो एजुकेशन है वो मुकम्मल कर लेते हैं, तो हमें अचानक ख़्याल आता है कि जो कुछ भी हम अब तक पढ़ते चले आए थे, अब हमें इसे छोड़कर हमें अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना है और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमें बहुत सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ये वो बड़ा डायलेमा है हमारे यहाँ का कि जिसके नतीजे में हमें हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करनी पड़ती है। इससे मेरी मुराद ये है कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा घंटे निकालने हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, अब इन 6 महीनों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अब अगर यही डिसीजन जो है वो हमने अर्ली एजेस में ले लिया होता, पहले ले चुके होते हम, जब हमने ये स्टार्ट किया था अपनी एजुकेशन को, तो क्या होता कि हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम की, पढ़ने की, ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, सालों के ऊपर मुहित हो जाती। जब ये सालों के ऊपर जा रही होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है जितना प्रेशर हमें कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने का आता है। जब ज़्यादा वक्त हमारे पास मुयस्सर हो तो हम आसानी से बहुत ज़्यादा किताबें कंसल्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो नोट्स देख भी सकते हैं, लिहाजा हम जो है वो बहुत तसल्ली के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। मगर चूँकि हमारा, जो मैंने आपको कहा कि डायलेमा यही है कि हम अर्ली एजेस के अंदर बहुत शुरू में अपने कैरियर की प्लानिंग नहीं करते, हमें ये नहीं ख़्याल आता कि हमें बाद में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ भी जाना है, लिहाजा जो है वो हम शुरू में ये डिसाइड नहीं कर पाते। इस वजह से हम जाते ही अपने, जब मुकम्मल करते हैं अपने एजुकेशन को, तो फिर जब हमें ख़्याल आता है तो हमारे पास वक्त कम होता है, हमारे पास अटैम्प्ट कम होते हैं, लिहाजा हमें कम वक्तों के अंदर ज़्यादा पढ़ने का एक बहुत बड़ा मरहला सामने दरपेश होता है। इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है, मैं ये कहता हूँ, वो ये कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक एस्पायरेंट को सबसे पहले तो ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि उसका प्राइम टाइम क्या है। ये हर इंसान की ज़िंदगी में मौजूद है, हर शख्स का इंडिविजुअल है ये, कि जिस शख्स को भी ये महसूस हो कि कौन सा वक्त वो है कि जिसके अंदर वो कम भी पढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती है। इन 24 घंटों में कोई ना कोई एक स्लॉट आपका होता है, ज़रूर है, हर एक का मुख्तलिफ होता है। आप देखेंगे कि उस वक्त में 1 घंटे के अंदर पढ़ना दूसरे औकात के अंदर 3 या 4 घंटों के पढ़ने के बराबर होता है, यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो सतह है वो बढ़ चुकी होती है और आप जल्दी पढ़कर ज़्यादा समझ रहे होते हैं। अमूमी तौर पर देखने में ये आया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो वक्त है ये, वो फजर के बाद से लेकर दिन के 10-11 बजे तक का कोई सा वक्त होता है कि जिसके अंदर उसकी अपनी एनर्जीज़ जो होती हैं वो बहुत ऑप्टिमम लेवल के ऊपर होती हैं। उन एनर्जीज़ के ऑप्टिमम लेवल पर होने का नतीजा ये निकलता है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ी हुई होती है। तो अमूमी तौर पर हमें ये चाहिए कि हम ऐसे वक्त को आइडेंटिफ़ाई करें। क्यों? वजह ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो लेट नाइट पढ़ने में यही चीज़ महसूस करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है कॉम्प्रिहेंशन लेवल या उसका प्राइम टाइम जो है वो रात के आखिरी किसी वक्त में हो, लिहाजा उसको अपना वो वक्त ढूंढने की ज़रूरत है ताकि वो कम वक्तों में पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना जो है वो टारगेट अचीव कर सके। दूसरी बात ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्टैंडर्ड इस उसूल स्टीफन आर कोवी ने अपनी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दिया था, वो ये बिग रॉक्स और स्मॉल रॉक्स वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इसको भी थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो हमें जो है अपने इस महदूद वक्त को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे नतीजे में नताइज हासिल कर सकेंगे। ये जो हम देख रहे हैं आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है इधर साइड में, इसके अंदर आपको एक जार के अंदर नज़र आ रहा है, ये वो एक एक्सपेरिमेंट है जो स्टीफन आर कवी ने करके दिखाया था कि आपके पास इसमें रॉक्स भी हैं, बड़े रॉक्स भी हैं, उसके अलावा पेबल्स भी हैं और सैंड्स भी हैं। इनसे मुराद क्या है? ये रॉक्स दरअसल आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हैं जो कि आपको करने हैं। इसी तरीके से पेबल्स जो है वो एवरेज इम्पॉर्टेंस लेवल के हैं, ठीक है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी रॉक्स की निस्बत। इसी तरीके से सैंड्स जो हैं वो थोड़े उससे भी कम जो है वो लेवल के इम्पोर्टेंस रखते होंगे। अब आपने कैसे इनको एडजस्ट करना है? ये नहीं करना कि छोटे छोटे चूँकि बहुत आसान है आपके लिए, इनकी इम्पोर्टेंस भी कम है तो आप उसके पीछे लग के चले जाएँ। होना ये चाहिए कि आपके जो बिग रॉक्स हैं आप जार में पहले उनको डालें, उसके बाद जो दरमियान में आपकी गुंजाइश बचेगी थोड़े थोड़े, उसके अंदर जो है वो आप पेबल्स को डालें, यानी कि कम एवरेज इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें,
और उसके साथ साथ आखिर के अंदर आप सबसे कम इम्पोर्टेंस वाली चीज़ों को करें। इसकी एनालॉजी हम थोड़ी-सी ड्रॉ कर लेते हैं अपने स्टडी प्लान के साथ। देखिए, अक्सर हम लोग ये करते हैं कि जिस वक़्त हम अपने स्टडी प्लान को कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे बड़े-बड़े कामों के दरमियान 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के कुछ गैप्स होते हैं, जिनको मैं अपने उस वक़्त में फिलर्स कहा करता था कि फिलर्स मेरे पास मौजूद होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन 10-10 मिनट, ये 15-15 मिनट के इन स्लॉट्स को भी एक इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकें। कोई बहुत ही छोटी चीज़ ऐसी रख लें कि जो इन 10 मिनट में हम मुकम्मल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा याद करनी है, तो आप क्या करें कि इन 10-10 मिनट के टाइम में 5-5, 4-4, 5-5 उस वोकैब्युलरीज़ को या कन्फ्यूजनिंग वर्ड्स को या पेयर ऑफ वर्ड्स को आप रख लें, और वो 2-2, 3-3, 4-4 इन 5-5 मिनट के दौरान जो है वो आप याद कर लें। तो आप देखेंगे कि एक लंबे अरसे में जब आप यही 10-10 मिनट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा कुछ तैयार हो चुका होगा आपको, और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े कामों के दरमियान के वो छोटे-छोटे लम्हात हैं जो आप अक्सर ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्मॉल रॉक्स को या सैंड्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने बिग रॉक्स के दरमियान। इसके बाद आप देख लीजिए कि एक दो हमारे पास जो है वो थियरीज़ मौजूद हैं कि हम ज़्यादा टाइम दें उन सब्जेक्ट्स को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या हम ज़्यादा टाइम दें उन सब्जेक्ट को जो ज़्यादा मुश्किल हैं। अब ये एक डिलेमा है हमारे सामने कि हमें कैसे पता लगे कि इम्पोर्टेंट ही दरअसल जो है वो मुश्किल तो नहीं। ये है वो हमारा जो कन्फ्यूजन जिसके नतीजे में हम फंसे रहते हैं। याद रखिए कि 12 के 12 सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यस, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हमें उस वक़्त होता है कि जिन सब्जेक्ट में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हम जब एग्ज़ामिनर्स रिपोर्ट को चेक करते हैं और हम ऐसे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं कि जिनमें मार्क्स कम आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो नॉर्मली एस्से का पेपर होता है। एस्से का पेपर होता है या इस्लामियात का पेपर होता है कि जिन अंदर मार्क्स जो है वो आप देखें स्ट्रगल कर रहे थे अभी, और अभी पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि पाकिस्तान अफेयर भी जो है ना वो हिट हो रहा है और उसके अंदर मार्क्स भी कम आ रहे हैं आपके। तो अब आपको टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करनी है कि ज़्यादा वक्त आप उनको दें कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा वक्त जब आप उनको देंगे तो इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे कि जो आपको मुश्किल कर रहे हैं पहले उनको फारिग कर लें। तो आप जो है दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। ये ना करें कि सारा का सारा वक्त आप इम्पोर्टेंट जिसको है उसको देते चले जाएं, और जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है आप उसको इग्नोर करते चले जाएं। क्यों? अमूमन ये डिफ़िकल्ट जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनको आपने नॉर्मली नहीं पढ़ा हुआ होता। मिसाल के तौर पर मैंने अभी तक देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर उन्होंने कभी इस तरह से ध्यान नहीं दिया होता, तो उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर आने वाली टर्मिनोलॉजीज़, उसके अंदर की फ़िलॉसफ़ीज़ उनको पता नहीं होती, तो वो टूल्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते जिनके ज़रिए जो है वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो उनके ऊपर भी इक्वली हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करके दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हमें चलना होता है। अब आ जाइए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक इस पूरी टाइम मैनेजमेंट के दौरान, वो ये है कि आप ये सीख लीजिए कि जो आपके गैर अहम काम हैं, उनको आपने नो कैसे कहना है। अमूमन हम अपने गैर अहम काम को भी उतना ही अहम समझते हैं जितना कि हम दूसरे कामों को समझते हैं, और हम उनको अपनी जो स्केड्यूल होता है उसके अंदर से खारिज नहीं कर पाते। तो आप आइडेंटिफ़ाई करें अपने उन कामों को जो आपके नज़दीक जो है गैर इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे आपके स्टडी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और आप उसको नहीं कहना सीख लीजिए, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। कभी कोई दोस्त, कोई फ़ोन कॉल, कभी आपके किसी सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि आप चले गए और वहाँ जो है आपने जो है क्या कहते हैं बहुत सारा वक़्त ज़ाया कर दिया, तो इनको नो कहना जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा जो पूरी स्ट्रेटजी है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रेटजी किस तरीके से हम डिज़ाइन करें। यहाँ तक तो जनरल वो बातें थी कि जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम थी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पूरी स्ट्रेटजी के साथ।